बनाए सारे पुराने साथियों से मुलाकात हो गई। मैं सबका खसूसी तौर पे कोर्ट रिपोर्टर हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, मैं सबका फ़र्दन इत्तमान शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं बल्कि इनको कह रहा था, मैं कहा ये तो वही जगह है जो गुजरे थे हम जहाँ से। इधर जब हमारी लीडरशिप पे केसेस थे हम इधर पेश होते रहे और उस वक्त हम देखते थे कि जो वफाकी वज़रा थे वो मुझे याद है कि स्पेशल असिस्टेंट शहबाज गिल की गाड़ी अंदर जाया करती थी और वो जजेस गेट से एंटर एग्जिट होते थे। तो मैंने आज ज़िद की कि मैं उसी गेट से जाऊंगा जिससे साहिल जाते हैं, और अपोजिशन के दिनों में जिन गेट से जाते थे उसी गेट से गए और उसी गेट से एग्जिट हुए जिन दिनों में अपोजिशन के दौर में बाहर आते थे। तो आज मुद्दा ये था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने जुलाई 2017 में जो इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ हद की इज़्ज़त का दावा किया था, आज उसकी पेशी थी और मैं बतौर गवाह इसमें पेश हुआ। ये वो केस है जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान अहमद न्याजी के ख़िलाफ़ दायर किया और जो डेफेमेशन कमिट की, हद की इज़्ज़त की इमरान अहमद न्याजी ने। तो ये इस केस को अब 8 साल हो गए हैं चलते हुए और इसमें इमरान अहमद न्याजी के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली है। 120 मरतबा इमरान अहमद न्याजी के वकला ने एडजर्नमेंट ली है इस केस के अंदर। आज उनके वकील मोहम्मद हसन चोटिया साहब किसी मसरूफियत की बिना पर नहीं थे, तो हमने इसरार किया कि हमारी स्टेटमेंट कम अज़ कम रिकॉर्ड कर ली जाए और उस पर जरा जब वकील साहब अवेलेबल होंगे तो कर ली जाए। तो उनके जो एसोसिएट मौजूद थे उन्होंने इस बात पे अग्री किया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। तो ये 2017 में शहबाज शरीफ साहब पे इमरान अहमद न्याजी, जिसको हम इल्ज़ाम खान भी कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ साहब ने इमरान अहमद न्याजी को 10 अरब रुपए की पेशकश की कि आप पनामा पेपर्स के केस को विड्रॉ कर लें तो मैं आपको 10 अरब रुपया पे करूंगा। ये झूठा, बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम, बहुत सारे इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम जो इमरान अहमद न्याजी ने लगाया था, शहबाज शरीफ साहब ने उसी वक्त 2017 में हद की इज़्ज़त का दावा दायर किया और उस केस में अब खासी पेशरफ्त हो चुकी है। और इस केस के अंदर जो हकायक हैं वो हमने अदालत के सामने रखे कि ये ना सिर्फ एक झूठा बयान है बल्कि मज़े का खेज़ है कि जिस तरीके से इस बयान को दोहराया गया, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जाके टॉक शोज़ के अंदर दोहराया गया। उन टॉक शोज़ का ट्रांसक्रिप्ट USB भी हमने सामने रखी। फिर परेड ग्राउंड रावलपिंडी के जलसे में इस इल्ज़ाम को दोहराया गया, कराची एयरपोर्ट पे दोहराया गया, पेशावर शौकत खानम की तकरीब में दोहराया गया और इस इल्ज़ाम को जगह जगह शाया किया गया, बतौर कैंपेन चलाया गया। तो ये इल्ज़ाम क्योंकि एक झूठा इल्ज़ाम था, इमरान अहमद न्याजी और उसके वकला किसी किस्म का सबूत नहीं पेश कर सके इस इल्ज़ाम के एविडेंस के तौर पे। और आज मैंने जो बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने कि शहबाज शरीफ साहब की एक अवामी खिदमत की हिस्ट्री है इस मुल्क के अंदर। वो 1988 से सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते आ रहे हैं। वो सूबाई असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। 3 मरतबा अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आला बनाया, 2 मरतबा वज़ीर आज़म रहे। मियाँ नवाज शरीफ ने उन पर एतमाद किया और उनको अपने उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। तो उनकी समाजी खिदमत, सियासी खिदमत, जब वो बिज़नेस में थे चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे और एक उन्होंने अपनी रेपूटेशन बनाई एज अ डूअर कि वो डेवलपमेंट में बिलीव करते हैं, अवामी खिदमत में बिलीव करते हैं और हमेशा अवामी खिदमत की है, पब्लिक सर्विस की है, अपना खून पसीना देकर। तो ये जो इमरान अहमद न्याजी जो कि एक मुजरिम है और अडियाला जेल में करप्शन के केस में कैद है, ये उसका शीवा है कि वो ऐसे झूठे इल्ज़ामात लगाता है। और ये हद की इज़्ज़त का दावा जो अब 8 साल से चल रहा है उसमें खासी पेशरफ्त है और इमरान अहमद न्याजी के पास अपने दिफा में ना कहने को कुछ है, ना कोई सबूत पेश कर सके हैं। हमने तमाम तर सबूत पेश किए कि ये झूठा इल्ज़ाम था, बेबुनियाद था, मन घड़त था, फरेब पर मबनी था, अवाम को गुमराह करने के लिए दिया गया था, शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासिर करने के लिए दिया गया था। तमाम दस्तावेजी सबूत वो अदालत के सामने रखे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हमें इंसाफ मिलेगा। और इमरान न्याजी उसका तमाम टोला जिसने ये शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगाया, आपने देखा कि इसी टोले का हिस्सा है एक गैर मुल्की आदमी जो
لندن کی عدالت میں جس کے خلاف ایک فیصلہ آیا، آپ نے دیکھ لیا کہ نہ صرف کورٹ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، فوج پاکستان پہ الزام لگاتا تھا، جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز پر الزام لگاتا تھا، اس کو ہرجانے کا نہ صرف کہا گیا کہ ہرجانہ پے کرو، بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، اور پھر وہ ایک ٹیررسٹ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کرے سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ کسی مہذب معاشرے میں، مہذب ملک میں کسی دہشت گرد کی سپورٹ جو ہے یہ قانونی طور پر، اخلاقی طور پر جائز نہیں ہے. اور ایک ٹیررسٹ کو سوشل میڈیا پر اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو فروغ دینا، اس کو انٹرویو کرنا، اس کو آگے پروموٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ایک بدترین عمل ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مہذب ملک اس کو برداشت کر سکے گا کہ ان کے ملک میں رہتا ہوا شخص وہ ٹیررسٹ کو ہاربر کر رہا ہے. This purports to harboring a terrorist. This purports to supporting a terrorist, Ehsanullah Ehsan, and promoting his views. This cannot be allowed in any civilized country. تو یہ جس طرح اس کو وہاں پہ مات ہوئی اینٹی پاکستان ایجنڈا چلانے پر کہ ہرجانہ بھی دینا پڑا، اور جو اخراجات ہیں عدالت کے وہ بھی ادا کرنے پڑے، اور جھوٹا بھی ثابت ہوا، خفت بھی ہوئی، شرمندگی کا سامنا بھی ہوا. اسی طرح اس کیس میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ عمران احمد نیازی کے پاس ان الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، تو یہ ایک سرٹیفائڈ جھوٹا ہے جو ایک کرپشن کے کیس میں اندر ہے، اور ہمیشہ جھوٹ کی سیاست کی ہے، منافقت کی سیاست کی ہے، ہمیشہ الزام تراشی کی سیاست کی ہے. اور اب کیونکہ ثبوت کوئی نہیں ہے، 120 تاریخیں تو لے چکے، تو یہ انشاءاللہ تعالی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ ہمیشہ کی طرح جب یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں یو ٹرن لیتے ہیں، یو ٹرن اب تو پورا راؤنڈ اباؤٹ بن گیا ان کا، گھومن گھیری ہے پوری، گھومتے رہتے ہیں اس کے ارد گرد. تو یہ حق اور سچ کی فتح ہوگی اور انصاف کی فتح ہوگی. جی عابد بھائی، عابد صاحب سے شروع کریں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. عطا صاحب یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث ہے، پھر ریاست کیا کرے گی؟ بطور وزیر اعلیٰ اسے کوئی نرمی اس کے ساتھ برتے گی یا انہی ملزموں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا جو باقی؟ دیکھیے، جب کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو وہ یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں. اور دیکھیے وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے خود لگائی کور کمانڈر ہاؤس جانے کی، سوشل میڈیا پر کنفیوز کیا گیا زمان پارک کی ویڈیو کے ساتھ. یہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں آن ریکارڈ، زمان پارک کی الگ موجود ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی الگ موجود ہے. جس طرح کسی بھی ملزم کا ٹرائل چلتا ہے، ایک فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اس بات کا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے کہ آپ اس آڑ میں نہیں چھپ سکتے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں. بالکل ایک کسی بھی شہری کی طرح یہ ایک قانونی کارروائی اس پہ بنتی ہے، تو قانون کے مطابق جو ہے اس معاملے کو چلنا چاہیے. سر ویڈیوز آپ نے کافی زیادہ ترتیب میں بات کی جا رہی ہے کہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، آئینی بینچ پہلے ہی کام کر رہا ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے بھی کوئی اس میں فوج میں بھی فوجی ایکٹ میں کوئی ترمیم ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے معاملات بڑے سمپل ہیں. کل بھی میں نے اس پہ عرض کی بلاول صاحب کی ٹویٹ کے بعد کہ مزید جو عدالتی پروسیس کو مزید تقویت دینے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے ابہام نہ رہے، تو جو ترامیم زیر غور ہیں اس میں آئینی بینچ سے آئینی عدالت کی طرف بھی معاملہ جو ہے وہ مشاورت کے عمل کا حصہ ہے. دیکھیے آرٹیکل 243 کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں، اور ایک کمپلیکس سیکیورٹی سچویشن ہے جس کے تحت ڈسکشن چل رہی ہے، مگر اس پر کوئی حتمی بات کرنا یا مزید وضاحت کرنا قبل از وقت ہوگا. ہمیں کیا سرائیوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک سینسٹیو میٹر ہے. طارق صاحب آپ نے کافی ساری ویڈیوز کی یو ایس بیز جو ہیں وہ اندر جمع کروائیں. ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کی بھی آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، ایک ٹی وی پروگرام کی، جس میں آپ چینی بتا رہے ہیں کہ 55 روپے میں صرف آدھا کلو چینی ملی. ابھی آج کل چینی کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ اس کے اوپر کیا کہیں گے جو ملک میں؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ ایک حکومت جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچا دیا، اور اگر یہ ڈیبیٹ شروع کریں آپ میاں نواز شریف صاحب کے دور سے کہ انفلیشن کتنی تھی، انفلیشن 3% تھی. عمران خان صاحب کے دور میں وہ 25% سے اوپر گئی، اور وہی اس 4 سال کے دور کے ثمرات تھے کہ فورن پالیسی ناکام، دوست ممالک سارے ناراض، ہر کسی کو کہا کہ میں تمہاری ثقافت کو، تمہاری تاریخ کو، تمہارے مذہب کو، تمہاری پارٹی کو، تمہاری سیاست کو تم سے بہتر جانتا ہوں. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ان کو
ایک तज़ीक का निशाना बनाया। फॉरेन पॉलिसी नाकाम इमरान नियाज़ी की। डोमेस्टिक पॉलिसी का ये हाल था कि अगर आपको याद हो तो वो ज़रा सवाल वो भी कर लीजिएगा कि जब उसने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, खुदकुशी कर लूँगा। अल्लाह करे कोई इस मुल्क में खुदकुशी ना करे, मगर खुदकुशी तो नहीं की, IMF के पास चले गए। IMF के पास गए, उसकी शराइत पूरी नहीं की, और उसके बाद मुल्क के अंदर महंगाई 38% पे पहुंची, जो कि अब वापस आकर बिटवीन 4 और 5% है। जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% के ऊपर आया है। स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। तो मैं तो अपनी इकोनॉमिक स्टेटमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसी पे खड़ा हूं कि आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपेयर कर लें। बार बार कहा गया श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, बड़ी कदर उनकी, कहा गया नहीं ये श्रीलंका बनेगा, और दुआएं की गई ये डिफॉल्ट करेगा। अल्लाह ताला ने जब इज्जत देनी हो, अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कोई इंसान नहीं ठहर सकता। अल्लाह ताला ने जंग में भी मदद की, और वज़ीर शहबाज शरीफ की क़यादत में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो एक किरदार अदा किया, हमें एक अस्करी फतह मिली, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बनी। इकोनॉमिक तौर पे भी जो हमारे पैक्ट्स हो रहे हैं, अग्रीमेंट्स हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के साथ, चीन के साथ, सऊदीया के साथ, अमेरिका के साथ, मुख्तलिफ ममालिक के साथ, कि हर मुल्क पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है। अभी सऊदीया के अंदर माशी ताउन का एक फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, ट्रेड बढ़ेगी, पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, खुशहाली आएगी। तो ये तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने शहबाज शरीफ के FBR के रिफॉर्म्स की तारीफ की कि आपने FBR के अच्छे रिफॉर्म्स किए, आपकी इकोनॉमी ठीक सिमत में जा रही है। आप फिच की रेटिंग्स देख लें, मूडी की रेटिंग्स देख लें। देखिए, जब महंगाई कम होती है, जब आपका इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, तारीखी सतह पे गए। इमरान खान के दौर में आप देख लें कि ज़र मुबादला के ज़खायर क्या थे, और जब हमें PDM की गवर्नमेंट मिली तो डॉलर का क्या रेट था, और डॉलर के रेट को कैसे काबू किया गया। तो मैं तो इस पे 1 घंटा भी बात कर सकता हूँ, मगर मेरा ख्याल है मौशी लेक्चर इतना ही बड़ा है। सर ये बताइए, काफ़ी चीज़ें आपने बता दी, काफ़ी सारे जो अहदाफ हैं वो हुकूमत ने हासिल भी कर लिए हैं, और इसके बावजूद जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की बात हो रही है तो आप उसको वो जो है गैर जमाती करवाना चाह रहे हैं। क्या अवाम में आपको पजीराई हासिल नहीं है इतने काम करने के बावजूद? देखिए, मैं तो लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम में बड़ा मेरा एक यकीन है, और आपको पता है कि पंजाब के अंदर मैं आप लोगों के साथ ही तकरीबन 10-12 साल हमने लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया। इसी शहर के अंदर वाइस चेयरमैन का भी आपको एहतजाज याद होगा, जो चेयरिंग क्रॉस के ऊपर हुआ करता था, हमने जाके उनको मनाया, 90 इशारा पे उनसे मुज़ाकरात किए। 250-300 वाइस चेयरमैन थे जिन्होंने अपने हकूक़ की बात की, तब हमने तरमीम करके वाइस चेयरमैन को हकूक़ दिलवाए, उनको हाउस का स्पीकर डिक्लेयर किया, हर सतह के ऊपर, ज़िला काउंसिल की सतह के ऊपर, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की सतह के ऊपर, यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर। तो देखिए, जो ये कानून बनाया गया है, इस पर वज़ीर बल्दियात पंजाब ने वसी तर मशावरत की है, और ये पहली मरतबा नहीं है कि गैर जमाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इससे पहले भी गैर जमाती इंतखाबात जो हैं बल्दियात के पंजाब के अंदर हुए हैं, और उसके अंदर कुछ कोर्ट के ऑर्डर भी मौजूद हैं। इस पर अब हम दूर हो जाएगा, और बल्दियात के इंतखाबात होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक मौसर आवाम की नुमाइंदगी उसमें आनी चाहिए। हो गया ना? थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।